हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के कुछ प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए देखते हैं, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट एंड तक के पॉइंट तक ही देखिए आप। पहला सवाल है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन नंबर 1 है 6, 10, 11 नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बात करते हैं तो मूल संविधान की बस बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों, तो इनमें से कोई भी नहीं था आपके पास, यानी जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इनको 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो मौलिक कर्तव्य हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो आपके पास 11वां मौलिक कर्तव्य है, यानी जो आपके पास 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपके पास 86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 21A में रखा गया। किस में रखा गया? संविधान के 21A में रखा गया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो आपके पास 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2000 को हुआ था। ये शिक्षा संबंधित है, इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। आइए हम बात करते हैं दूसरा सवाल आपके पास करा है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो जो कांग्रेस की पहली भारतीय, ध्यान देना, कौन करा? पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू है। अगर जो बात करेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है? एनी बेसेंट है। यानी फर्स्ट महिला, यहाँ पे भारतीय नहीं है, ये फर्स्ट महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। कौन से? फर्स्ट महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। अगर जो बात करता है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ये भारत की क्या है? पीएम है। उसके बाद एनी बेसेंट की बात करेगा तो एनी बेसेंट की भारत की पहली राज्यपाल है। यानी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? एनी बेसेंट है। आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जानते हैं? तो वेदों को झेलम नदी, ऑप्शन नंबर है वितिस्ता, अस्कनी, परशुनी, अगन्या। तो यानी इसमें वेदों जो आपका पहला आंसर होगा इसका वितिस्ता होगा। अस्कनी किसे कहते हैं? तो अस्कनी आपको कहते हैं ये चेनाब नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? चेनाब नदी को कहते हैं। यानी वेदों में अस्कनी किसे कहते हैं? तो चेनाब नदी को कहते हैं। परशुनी जो है ये रावी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये रावी नदी को कहते हैं। जो परशुनी है ये किस नदी को कहते हैं? रावी नदी को कहते हैं। अगन्या किसे कहते हैं? गायों को कहते हैं। किसको? गाय को क्या बोलते हैं? अगन्या बोलते हैं। देखो, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जानते हैं? तो वितिस्ता नाम से जानते हैं। आगे जो 3 ऑप्शन आपके पास, यानी अस्कनी, परशुनी, अगन्या, तो अस्कनी कहते हैं चेनाब नदी को कहते हैं, और परशुनी ये रावी नदी को कहते हैं। अगन्या किसे कहते हैं? गायों को कहते हैं। किसे कहते हैं? गायों को कहते हैं। अगला सवाल मेरा है, मैग्नेस्थिस पुस्तक कौन सी है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, कादम्बरी। यानी मैग्नेस्थिस की जो पुस्तक कौन सी है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, कादम्बरी। तो जो मैग्नेस्थिस पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका है। कौन सी है? इंडिका है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। किसकी है? विशाखा दत्त की है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो किसकी है? मुद्रा राक्षस पुस्तक भी विशाखा दत्त की है। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम लिख लीजिए, शूद्रक की है। किसकी है ये पुस्तक? ये आपके पास शूद्रक की पुस्तक है। ये आपके पास शूद्रक की है। और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। किसकी वाली? बाण भट्ट की है। देखिए, सवाल आप सीधे एक एक टिक ना करें, जो ऑप्शन है उनको भी नोट करते रहें। जैसे मैग्नेस्थिस की जो पुस्तक है वो कौन सी? इंडिका है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? यानी पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन है ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं।
तो पहले जैन तीर्थंकर, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसके जो पहले जैन तीर्थंकर वो ऋषभदेव हैं। कौन से? ऋषभदेव हैं। जो पार्श्वनाथ हैं ये कौन से थे? 23वें थे। लिख लीजिए, ये कौन से हैं? 23वें हैं। जो पार्श्वनाथ हैं ये कौन से? 23वें हैं। महावीर स्वामी, यानी ये महावीर जो स्वामी है ये कौन से? 24वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर। यानी पहले जैन तीर्थंकर कौन से? तो ऋषभदेव थे। 23वें नंबर के पूछे तो पार्श्वनाथ है, और 24वें नंबर के पूछे तो कौन से? महावीर स्वामी है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 के। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। या ब्रैकेट में लिख लीजिए आगरा। कहाँ पर? आगरा में है। और यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर पंचमहल भी स्थित है। क्या स्थित है? पंचमहल। यहाँ पर क्या स्थित है? पंचमहल स्थित है। यानी ये कहाँ पर स्थित है? तो यह पंचमहल का कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके आगे अगर जो बात करेगा तो अकबर ने इसको पे किस विजय के बाद बनवाया था? तो ये पे गुजरात विजय के बाद बनवाया था। कब बनवाया था? गुजरात विजय के बाद बनवाया था। ठीक, आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो जो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उस शाहजहां का वास्तुकला का शाहजहां कहा जाता है। किसे? वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तुकला का स्वर्णकाल। देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये बुलंद दरवाजा है कहाँ पर? ये फतेहपुर सीकरी में है, यानी आगरा में है। हुमायूं का मकबरा पूछेगा तो दिल्ली में है। जहांगीर को किस नाम से जानते हैं? तो चित्रकला का स्वर्णकाल। शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में, यानी जो 9वां मंडल है आपको ये किसके लिए है? ये सोमदेव का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है, यानी सोम देव का वर्णन है। दूसरे मंडल में कुछ नहीं है। आगे इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और सूक्त बात करेगा तो 1028 सूक्तियां। कितनी सूक्तियां? 1028। यानी गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को लिए प्रसिद्ध है, यानी सोम देवता का वर्णन है। और इस मतलब ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। इसमें कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक, वॉरेन हस्टिंग्स, कैनिंग, इनमें से कोई नहीं, या क्लाइव, है ना। तो बात करते हैं तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो आपके पास है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। यानी 8 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात करें तो वॉरेन हस्टिंग, तो जो वॉरेन हस्टिंग है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। ये कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। कौन से? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। क्या है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। अगर कैनिंग की बात करते हैं तो कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। कौन है? भारत के पहले वायसराय। जो कैनिंग है ये भारत के पहले वायसराय हैं। कौन है? भारत के पहले वायसराय हैं। अगर जो हम क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर। ये कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर। कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर। यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक है। वॉरेन हस्टिंग बात करते हैं तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। कैनिंग की बात करते हैं तो जो कैनिंग है भारत के पहले वायसराय हैं। और क्लाइव की बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन आपके पास है कॉर्नवालिस,
मुनरो, रीड या हॉल्ट मैकेजी। तो इसका जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी वो कॉर्नवालिस ने लागू की थी। किसने लागू की थी? कॉर्नवालिस ने लागू की थी। और मुनरो और रीड यानी रूड प्लस मुनरो ने जो व्यवस्था लागू की थी, ये कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयत वाणी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयत वाणी व्यवस्था। रीड प्लस मुनरो ने मिलकर कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो रैयत वाणी व्यवस्था लागू की थी। और हॉल्ट मैकाजी, जो हॉल्ट मैकाजी हैं, इन्होंने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? इन्होंने महल वाणी व्यवस्था लागू की थी। कौन सी? महल वाणी व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? महल वाणी व्यवस्था लागू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ककोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? यानी ककोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है 9 अगस्त 1925, 7 अगस्त 1905, 5 फरवरी 1922, 13 फरवरी 1919। यानी ककोरी ट्रेन डकैती जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये जो आपका सही है, ये जो ककोरी ट्रेन डकैती हुई थी ये हुई थी 9 अगस्त 1925। यानी कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 7 अगस्त 1925 को ये शुरू था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? चोरी चोरा घटना हुई थी। चोरी चोरा घटना हुई थी। या तो इसे असहयोग आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन। 1922 को असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी ककोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 की हुई थी। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद 13 फरवरी 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए, जे.एल. नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जे.एल. नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखी पुस्तक है कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो गुलामगिरी है ये ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। उसके बाद जो गीता रहस्य है, यानी गीता रहस्य, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्यार्थ प्रकाश है ये लिखा था स्वामी दयानंद ने लिखा था। किसने लिखा था? स्वामी दयानंद ने लिखा था। स्वामी दयानंद ने लिखा था। देखो पुस्तक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल द्वारा लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद की। किसकी है? स्वामी दयानंद की है। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन आपके पास है 5 मार्च 1931, 1927, 1928, 1932। यानी गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो ये आपके पास ये हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। यानी जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद आता है 1927, 19 को हुआ था साइमन कमीशन गठन हुआ था। कौन सा हुआ था? साइमन कमीशन गठन हुआ था। साइमन कमीशन गठन क्या हुआ था? साइमन कमीशन गठन हुआ था। 1928 को हुआ था नेहरू रिपोर्ट। यानी कौन आई थी? नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट। और एक चीज लिख लीजिए, जो साइमन कमीशन है ये 1928 में आया था। जो साइमन कमीशन है ये भारत आगमन लिख लीजिए। भारत आगमन यानी भारत पर कब आया था? तो 1928 में आया था। जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत है। 1932 से पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के मध्य। किसके? गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में आया था। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ अधिवेशन 2016 की अध्यक्षता किसने किया था? लखनऊ अधिवेशन 2016 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। उसके बाद है रास बिहारी घोष। इन्होंने सूरत अधिवेशन 1907 किसकी अध्यक्षता की थी? जो राज
जो रास बिहारी बोस हैं ये 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? सूरत अधिवेशन के। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक की अध्यक्षता की थी। कौन से? 1924 में। वो कौन से? बेलगांव की अध्यक्षता की थी। व्योमचंद बनर्जी ने, इन्होंने 1885 में, कब? 1885 में, यानी फर्स्ट जो अध्यक्षता की थी व्योमचंद बनर्जी ने 1885 में किया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जो आपके पास पहला पृथ्वी सम्मेलन है, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। हुआ कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। इसके बाद 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? स्वीडन। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 1982 में क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना की हुई थी। आपके पास नाबार्ड की स्थापना को बात करेंगे, 1982 में क्या हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करेंगे 2002 में क्या हुआ था? जोहान्सबर्ग की स्थापना किसकी हुई थी? जोहान्सबर्ग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? जोहान्सबर्ग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? जोहान्सबर्ग की। देखो, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पे हुआ था? रियो में हुआ था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। उसके बाद 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 में किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की। और 2000 में जोहान्सबर्ग की स्थापना हुई थी। उसके बाद ये प्रमुख दिवस हैं, 3-4 मैंने लिखे। जल दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन आपके पास है 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मई। कब? 22। देखो, जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 22 मई। तो जो जल दिवस है ये आप मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। कौन सा मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। कौन सा मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस, यानी ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाते हैं, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। लेकिन तीनों ऑप्शन और देखिए, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, उसके बाद 22 मई जैव विविधता दिवस। इसके बाद आता है 1 मई को क्या मनाते हैं? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं। लिख लीजिए, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाए जाते हैं। उसके बाद 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्या होना चाहिए? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी, किसके अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। फिर आगे प्रस्तावना में संशोधन पहली बार कब किया गया था? तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है? तो अंड महासागर को चीन सागर से जोड़ती है। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि उसे कहते हैं जो 2 स्थल खंडों को अलग करती है, यानी जो 2 स्थल खंडों को अलग करती है और 2 जलाशयों को जोड़ने का कार्य करती है, उसे हम जल संधि कहते हैं। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं। याद रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद जो स्वेज नहर है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है।
जो स्वेज नहर है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो 7 हैं। इसकी एक त्रिकुटी बचपन में एमबीए किया, देख लेना आप। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगान, है ना। तो यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर सबसे ज्यादा सीमा देखते हैं तो बांग्लादेश की लगती है, कितनी लगती है? 40-46 किलोमीटर, 4046 किलोमीटर की सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे कम सीमा कहाँ की लगती है? अफगानिस्तान की लगती है। फिर वर्मी कल्चर का संबंध किससे? तो वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो किससे? केचुआ से। किससे? केचुआ से। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे, कहने के तो 15 है, लेकिन अगर 15 में प्रत्येक ऑप्शन देखे जाए तो 4 है, तो 15 चौको 60 क्वेश्चन।